हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स गुरुकुल चैनल में। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर। तो टॉपिक है आपका सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो शुरू करते हैं। तो किसी मापी गई भौतिक राशि, देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं कि किसी मापी गई भौतिक राशि के परिणाम को यथार्थ रूप से व्यक्त करने के लिए कम से कम जितने अंकों की आवश्यकता होती है उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। क्या कह रहा है वो कि किसी भी भौतिक राशि के जो रिजल्ट आपको निकलेगा उसको यथार्थ रूप से, सिग्निफिकेंट रूप से व्यक्त करने के लिए, मतलब शो करने के लिए कम से कम जितने भी अंक की आवश्यकता आपको होगी उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। जैसे कि इस नियम के अनुसार, यहाँ लिखा है इस नियम के अनुसार उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है सार्थक अंक कहते हैं। ओके, तो किसी माप में, जैसे कि किसी माप में सार्थक अंकों को संख्या है कोई ज्ञात करने के लिए निम्न नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। कौन कौन से आपको नियम है? सबसे पहला जो नियम है, यदि किसी संख्या में, ये जो नियम है वो किसी संख्या को सार्थक अंक को पाने के तरीके हैं। जैसे कि पहला है, यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु के पूर्व शून्य अंक को दशमलव के बाद आने वाले शून्य अंकों को छोड़कर शेष जितने अंक होते हैं सभी सार्थक अंक कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 0.0042, इस तरीके से। तो इसमें कितने सार्थक होंगे, अंक होंगे? 2। कैसे? जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि दशमलव बिंदु से पूर्व शून्य अंक को, अब दशमलव बिंदु से पूर्व शून्य अंक को छोड़कर शेष जितने भी अंक होते हैं, अब इससे पूर्व 00, इनके जो शून्य हों उनको छोड़कर शून्य के अलावा जितने भी अंक बचते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर क्या है, शून्य, इन दोनों को हमने छोड़ा, 0 और 0, उसके बाद 4 और 2 कितने हैं? 2, एक डिजिट, 2 डिजिट। तो यहाँ पर जो आपके सार्थक अंक होंगे वो होंगे 2। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आपको एक नंबर दे देगा, जैसे कि यहाँ पर है 0.092, इस तरीके से दे सकता है फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो उसमें आपसे पूछेगा इसमें कितने सार्थक अंक हैं। एक नंबर में क्वेश्चंस कई बार परीक्षा में पूछा जाता है इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है दूसरा नियम आपका। तो दूसरा नियम है यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है, दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है, तो दशमलव के पहले के अशून्य अंक तथा दशमलव के बाद में सभी शून्य व अशून्य सार्थक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि यहाँ पर है 6.0045, यहाँ लिखा है 6.0045, यहाँ है देखो 6.0045। अब यहाँ क्या कह रहा था वो, दशमलव से पहले और दशमलव के बाद। यहाँ है, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 5। इसमें कितने होंगे? 5। यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है और तथा दशमलव के बाद में सभी शून्य व अशून्य सार्थक होंगे। जैसे कि इससे ये पहले 6 है, इसके बाद में शून्य भी है और इसके बाद अंक डिजिट भी है, शून्य अशून्य है, ये मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 या 5, इस तरीके से डिजिट हों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सारे जितने भी डिजिट हैं उनको काउंट करेंगे, ऑल टोटल डिजिट काउंट। तो यहाँ सबसे पहले 6 है तो एक डिजिट ये, दूसरा ये डिजिट, तीसरा ये, चौथा ये डिजिट, ये 5वां। कहने का मतलब ये है, यदि ये पॉइंट है, इससे इधर है शून्य अंक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से हो, तो उसके बाद यदि शून्य अंक आता है तो उनको भी काउंट कर लेते हैं। पहले में क्या था, यहाँ पर इस तरीके से 6 नहीं था तो वहाँ डिजिट कितने थे, 0.0045, तो वहाँ क्या था, हमने 2 डिजिट काउंट किए थे, ये और ये, इस तरीके से कई किए थे, तो उसमें कितने थे सार्थक अंक? 2। यहाँ लेकिन यहाँ 6 है, तो 6 है तो सभी को काउंट करेंगे, चाहे उसके बाद 0 हो या 1 2 3 हो। ओके, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3।
नंबर 3 है यहाँ पर कि पूर्ण संख्या में जो शून्य अंत में होते हैं वे सार्थक अंक नहीं होते हैं। पूर्ण संख्या में जो शून्य अंत में होते हैं वे सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 40200, इसमें क्या है, अंत में डबल जीरो है, तो इसमें जो अंत में डबल जीरो है इनको हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ कोई दशमलव की बात नहीं हो रही है, यहाँ कह रहा है कि पूर्ण संख्या में, एकदम पूर्ण संख्या, यहाँ दशमलव नहीं है तो ये एक पूर्ण संख्या है। तो इसके बाद में जितने भी जीरो होंगे उन जीरो को लास्ट में, जैसे कहते हैं इकाई दहाई में या सैकड़ा तक, किसी में लास्ट में डबल जीरो हो, उससे बाद में यदि कोई डिजिट आ जाता है 1 2 3, उससे पहले डिजिट में जीरो हो तो उनको काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या है, 2 है, 2 डिजिट है, इसके बाद में यहाँ पर इकाई के स्थान पर डिजिट जीरो है और दहाई के स्थान पर भी डिजिट जीरो है और सैकड़े के स्थान पर जो है वो 2 है। उसके पहले या बाद में यहाँ पर जीरो जीरो है तो इनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो सार्थक अंक कितने होंगे, 1 2 3, तो 3 आपके सार्थक अंक होंगे इस संख्या में। इस तरीके से हम सार्थक अंक को काउंट करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट है आपका नंबर 4, यदि किसी संख्या को 10 की घातों में लिखा जाए, ठीक, 10 की घातों में लिखा जाए तो घातों का जो सार्थक अंकों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ जीरो है। अब मैंने भी पहले आपको बताया था कि जो सार्थक अंक होंगे वो कितने होंगे, अब इसके बाद 1 2 3 4 4 होंगे, तो यहाँ पर जीरो का भी कोई हम काउंट नहीं करते हैं। तो 1 और 2 सार्थक अंक कितने होंगे, 1 और 2। या आप इस तरीके से कर सकते हो, 4 ये पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पर इस तरीके 10⁵, तो इसमें कितने होंगे सार्थक अंक, तो इसमें भी हम चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप इस तरीके से जो नंबर 3 था उसमें भी देख सकते हैं कि डायरेक्ट इस तरीके से दे देता है वो एग्जाम में, तब भी आपके इन घातों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप इन घातों को काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि 1 और 2 यहाँ इस तरीके से काउंट करके इसमें सार्थक अंक निकल आएंगे। इस तरीके से आपको करना होगा। ओके, आपको समझ में आया सारी चीज़। अब देखो कुछ यहाँ पर मैं एग्जांपल लेकर आपको बता रहा हूँ किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरीके से आते हैं। इनको देख लेते हैं एक बार। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित मापों में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करना। पहला है आपका 241 मीटर प्रति सेकंड, ये आपको दिया है, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, इसमें होंगे 3, 1 2 3। ओके, उसके बाद है आपका ये 37,300 किलोग्राम, तो इसमें क्या है, लास्ट में डबल जीरो है, तो इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 सार्थक अंक होंगे। उसके बाद आता है 0.00401, तो इसमें मैंने पहले वाला जो आपका नियम बताया था वो लागू हो रहा है यहाँ। तो 401 यहाँ पर हम काउंट करेंगे 1 2 3, क्योंकि शून्य से पहले और शून्य के बाद तो जितने भी जीरो होंगे उनको हम काउंट नहीं करते हैं, तो ये हम काउंट नहीं करेंगे। और 1 2 3 इनको काउंट करेंगे, तो कितने सार्थक अंक होंगे, 3। उसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पर 11.234, तो यहाँ पर सारे जितने भी ऑल डिजिट हैं इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 इसमें सार्थक अंक होंगे। नेक्स्ट है आपका 4600 इंटू 10⁻³ अब देखो यहाँ पर अगर ये 10⁻³ नहीं होते तो यहाँ सार्थक अंक कितने होते, 1 और 2, क्लियर। लेकिन यहाँ साथ इसने क्या दिया है, इंटू 10⁻³ अब देखो यहाँ पर 2 है, इसको भी हम मल्टीप्लाई में कर इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि 4.6 इंटू 10⁻², इस तरीके से कर सकते हैं। अब 2 ये और 10⁻³ अब ये गुणा करते समय घाते जुड़ जाएंगे, तो कितना बचेगा, 4.6 इंटू 10⁻⁻1, तो घातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कितने सार्थक होंगे, 1 डिजिट 2 डिजिट, ठीक है, एक डिजिट 2 डिजिट। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, इस तरीके से नहीं करते हैं। ये एक तरीके से आपको समझना है कि यहाँ मल्टीप्लाई में है, हमने यहाँ पर इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है कि आप डायरेक्ट ऐसा ना करें, इस तरीके से नहीं होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि इसमें इस तरीके की कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, डायरेक्ट ये देखना है कि यहाँ पर आपको बस घातों का प्रभाव देखना है। नंबर 4 में आपको मैंने ये बताया था, देखो यहाँ पर ये है, यदि किसी संख्या को 10 की घातों में लिखा जाए तो घातों का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो यहाँ पर केवल हमें जो क्वेश्चन दिया है उसी की घातों को देखना है, बाकी अपनी तरफ से कोई घात ऐड नहीं करनी है। मतलब घात में जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है इस तरीके से चेंज कर कर, तो वहाँ पर आपको नहीं करनी है इस तरीके से। जैसा यहाँ घातें दी हैं उन्हीं को देखना है केवल। तो यहाँ पर हमने ये देखी, तो यहाँ हम बाद में काउंट करेंगे फिर डिजिट 1 2 3 4, तो यहाँ सार्थक अंक होंगे आपके 4। क्लियर। उसके बाद देखो ये है 0.0018, तो इसमें कितने होंगे 2, क्योंकि यहाँ भी 0 है, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है पॉइंट के बाद। तो यहाँ कितने डिजिट होंगे 1 2, तो सार्थक अंक कितने होंगे 2। क्लियर। तो अब देखते हैं एक आपका एक न्यूमेरिकल, तो ये एग्जाम में पूछा गया है एक बार। तो क्वेश्चन है कि एक कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है। इसका प्रयोग करके एक गुटके की माप 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर लिया गया है। आयतन की अधिकतम संभावित त्रुटि की गणना कीजिए। अब देखो ये त्रुटि पर क्वेश्चन है, तो त्रुटि के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, या हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, देखते हैं एक बार। वो जो क्वेश्चंस था वो त्रुटि के ऊपर था, तो अभी हमने त्रुटि के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, तो उसको हमने अभी छोड़ दिया है। ये आपके क्वेश्चंस है सामने, ये सार्थक अंक के आधार पर ही क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 1.06 मीटर व्यास वाले वृत्त के क्षेत्रफल की सार्थक अंकों की गणना कीजिए। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है क्या होता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एरिया का। उसके बाद देखो एरिया का फॉर्मूला, अब जो पाई का मान होता है वो होता है 3.14 या 22/7। कितना होता है पाई का मान, यहाँ मैं लिख देता हूँ 3.14 या 22/7, इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ हमने ए का मान 3.14 लिखा है। अब डी स्क्वायर का मतलब जो व्यास है वो है आपका 1.06, तो 1.06 इंटू 1.06 अपॉन 4, इस तरीके से करेंगे। अब इसकी इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो भाग कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 3.14 इंटू 0.53 इंटू 0.53, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका मिल जाएगा उत्तर। ओके, तो 0.882026 मीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये 3 अंक तक लेना है, तो यहाँ पर 0.8882 मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। अब यहाँ पर जो होंगे आपके सार्थक अंक कितने होंगे 1 2 3 इसके आपके सार्थक अंक होंगे। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।